हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, हाल ही में मिशन शक्ति काफ़ी चर्चा में रहा है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है भारतीय सेना, अंतरिक्ष उपग्रह, नई फिल्म, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतरिक्ष उपग्रह। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए बताया कि भारत अंतरिक्ष में भी किसी सैटेलाइट को मार गिराने वाला चौथा सुपर पावर विश्व में बन गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व में ये जो तकनीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है कि आप स्पेस में जाकर किसी भी सैटेलाइट को अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से हिट कर देते हैं, टारगेट को उसे नष्ट कर देते हैं। इस तरह करने वाला भारत मात्र चौथा देश है। इससे पहले सिर्फ यूएस, चाइना और रसिया के पास ही ये टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में अगर बात करें तो इसका नाम मिशन शक्ति दिया गया था, और जिसके तहत ये बताया गया था कि हम इंडियन मेड जो भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल होंगी उसके थ्रू हम अपने किसी सैटेलाइट को ऊपर भेजेंगे स्पेस में। वो होगा LEO में, लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी धरती के जो निचली जो ऑर्बिट है वहाँ पे जो सैटेलाइट है उसे मार गिराना। और ये जो हमारे जो वैज्ञानिकों ने जो इस अद्भुत कारनामे को बुधवार को कर लिया था, और इसने महज 3 मिनट में इस मिशन का अंजाम दिया था और 300 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट को मार गिराया था। और ये जो जिस एंटी सैटेलाइट मिसाइल से मारा गया था वो इंडिया मेड ही ये थी, तो इसीलिए ये उससे भी बड़ी बात हो जाती है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है ये काम कैसे करता है। ये जाके वहाँ ब्लास्ट नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली अगर आप किसी मिसाइल को उसके जो फंक्शनैलिटी को समझेंगे तो उसके अंदर जो होता है वो बारूद होता है। लेकिन ये जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल होता है उसमें बारूद नहीं होता, इसे काइनेटिक किल वेपन कहते हैं। अगर आप एक जनरल मिसाइल की बात करें तो जब वो इस तरह से आप समझते हैं तो यहाँ टिप पे उसके बारूद भरा होता है, तो जैसे ही वो किसी टारगेट से टकराता है तो यहाँ पे ये बॉम्ब ब्लास्ट एक ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो एंटी सैटेलाइट होता है ये यहाँ टिप पे बारूद नहीं होता, ये जाके जब भी सैटेलाइट का आपने एक छतरी देखी होगी उसको वो गिरा देता है, और जिसके बाद वो क्या हो जाता है, वो सैटेलाइट डिसफंक्शनल हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे एक डेब्रीज की तरह हो जाता है। ये जो पूरा जो मिशन शक्ति को अंजाम दिया ये बहुत ही सीक्रेट रूप से दिया गया, और बताया जाता है कि सिर्फ 4 से 5 लोगों को ही इसके बारे में पता था। अगर ये भारत के लिए अगर आप इसकी बराबरी करें तो इसको आप परमाणु, जो हमने एक बार परमाणु परीक्षण किया था उसके साथ आप देख सकते हैं। और ये इतना डिफ़िकल्ट है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था कि इसको अचीव करना। और क्यों डिफ़िकल्ट टास्क है बताता हूँ। ये आप इमेज को देखिए, ये नासा ने लो अर्थ ऑर्बिट में जो ये सारे सैटेलाइट हैं उसको बताया। देखिए ये सारे जो आप ये वाइट बिंदुआं देख रहे हैं ये सैटेलाइट हैं, और इस सैटेलाइट में आप अपने किसी एक सैटेलाइट को पिन पॉइंट करते हैं और फिर उसे मार गिराते हैं, समझिए। और ये सैटेलाइट लगभग आपका 36,000 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये यहाँ पे घूम रही है लो अर्थ ऑर्बिट में। और ये लगभग, ये जो आप डॉट देखते हैं ये लगभग 8 लाख ये सैटेलाइट और उसके डेब्रीज हैं, यानी उससे जो टूटे फूटे जो वहाँ के जो मतलब आप इसको एक सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि वो एक तरह से कूड़ा की तरह है, डेब्रीज हैं जिसका वहाँ से कोई यूज़ नहीं है। तो ये लगभग 8 लाख हैं। उस 8 लाख में किसी एक को पिन पॉइंट करना और जो कि 36,000 किलोमीटर पर आवर की तरह से वो रोटेट हो रहा है, उसको ढूंढ के मार गिराना, ये कितना डिफ़िकल्ट होगा और ये कितना बड़ा इंडियन साइंस और टेक्नोलॉजी के कितना बड़ा फीट है आप ये समझ सकते हैं। तो ये कारनामा कर दिखाया इंडिया ने, और विश्व का चौथा महाशक्ति सुपर पावर स्पेस में ये बन चुका है। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सेबी के अनुसार कब से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का हस्तांतरण केवल डीमैट के द्वारा ही होगा? ऑप्शन है 31 मार्च, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 15 अप्रैल। सही जवाब ऑप्शन बी, 1 अप्रैल। इससे पहले 2018 में अगर देखें, दिसंबर 2018 में जो ये एक डिक्लेरेशन हो चुकी थी सेबी की तरफ से कि अब जो भी आप शेयर को ट्रांसफ़र करेंगे, अगर कोई शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है एक हैंड से दूसरे हैंड पे, तो अब ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, अब किसके थ्रू होगा? ये
ये डीमैट अकाउंट होता है और यह जिसका पूरा नाम होता है डीमटेरियलाइजेशन, यानी ये फिजिकल नहीं है, डीमटेरियलाइज हो चुका है और उसके थ्रू ही ट्रांसफर होगा। लेकिन चूंकि लोगों के पास ये थोड़ी सी डिफिकल्टी थी कि कैसे डीमैट के थ्रू किया जाएगा, उसके लिए उन्होंने डेट को बढ़ाया था, लेकिन अब उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया है कि 1 अप्रैल, इससे आगे डेट नहीं बढ़ेगी। लेकिन जिसके पास फिजिकल फॉर्म में पहले से ही उपलब्ध है भौतिक रूप से, वो तो रख ही सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या, अगर आप अब किसी को ट्रांसफर करेंगे तो वो अब सिर्फ डीमैट के थ्रू ही, डीमटेरियलाइजेशन के थ्रू ही होगा। अब ये जो डिसीजन लिया गया, ऐसा क्यों किया गया, ये इसीलिए क्योंकि अभी क्या है कि अगर आपके पास फिजिकल पेपर को आप ट्रांसफर करते हैं तो इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरीज कौन है ये सेबी नहीं जानता है, और सेबी नहीं जानता तो इससे बहुत सारे कुछ ऐसे भी इलीगल तरीकों से भी काम कर जाते हैं जिससे कि जो है स्टॉक में या किसी की कंपनी को घाटा हो सकता है। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जैसे ही ये ऑनलाइन आ जाएगा, डीमटेरियलाइज हो जाएगा ये सारी चीज़ें, तो अब सेबी को पता होगी कि कौन सा शेयर किसके पास है और कौन इसे यूज़ कर रहा है। तो इसीलिए अब से ये सारा ही जो है डीमैट के थ्रू होगा। लेकिन इसमें एक और क्लॉज दिया हुआ है, यदि आप कोई चीज़ जो आपको जेनेटिक रूप से हस्तांतरण हो रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि डीमटेरियलाइज ही हो, डीमैट के थ्रू ही हो, वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है। अगले सवाल, आरबीआई ने जीसैक इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के निवेश की सीमा को कितना बढ़ाया? ऑप्शन है 6%, 6.5%, 5.5%, 10%। सही जवाब ऑप्शन ए 6%। अभी जो पहले जो था वो था 5.5%, जिसे 0.5% बढ़ा के अब 6% किया है। मतलब क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जब नीलामी होती है तो उसमें फॉरेन पोर्टफोलियो का इस टोटल स्टॉक में अब सिर्फ 6% ही इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, और ये सिर्फ 2019-20 के लिए जो है आरबीआई ने ये नया एक कंडीशन को लाया हुआ है। अगर आप कुल रुपए में देखें तो जो पहले 6,49,900 करोड़ रुपए की वर्तमान सीमा थी, अब वो 6,98,300 रुपए की वर्तमान सीमा हो गई है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद को प्रतिबंधित करने हेतु एक मसौदा प्रस्ताव भेजा है? ऑप्शन है फ्रांस, चीन, जापान, अमेरिका। सही जवाब ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में अभी संयुक्त राष्ट्र में अपना एक प्रस्ताव भेजा, और प्रस्ताव में क्या है कि जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर, उसको बताया है कि इसको हम लोग ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करेंगे ताकि इसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सबको पता है कि इसने पाकिस्तान में अपनी पनाह ले रखी है, और पाकिस्तान ने इसे अप्रिशिएट भी, इसे इस बात को माना भी है कि हाँ वो हमारे पास है, लेकिन इसे टेररिस्ट मानने को वो कभी भी तैयार नहीं हुए। लेकिन अब यूएस ने ये एक प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव में क्या है देखिए, इससे पहले अगर आप देखें तो फ्रांस ने पुलवामा अटैक के ठीक बाद यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव लाया था इसे टेररिस्ट घोषित करने का, लेकिन चीन ने इस पे अपना एक टेक्निकल कुछ अरंगा लगा दिया और जिसके कारण ये आगे बढ़ नहीं पाया वोटिंग के लिए। लेकिन अब जो है यूएस ने इसे लाया है, और यूएस किस किस के साथ, यूके और फ्रांस के साथ, यानी वो सब भी इनके कॉन्फिडेंस में है। तो अगर ये वोटिंग में आया तो सारे देश तो लगभग मिल जाएंगे। चीन के साथ फिर भी टकराव संभव है, क्योंकि चीन अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मसूद अजहर एक टेररिस्ट है। और अभी अब ये देखने वाली बात होगी कि जब ये वोटिंग में जाएगी तो अमेरिका, अगर चीन उसको रोकता है तो अमेरिका का उसके बाद क्या कदम होगा। अगला सवाल, इनमें से किसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का बॉटले मेडल से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, कौशिक वासु, अरविंद सुब्रमण्यम, रघुराम राजन। सही जवाब ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने बॉटले मेडल से, उनका जो बहुत ही प्रतिष्ठित मॉडल है, उससे सम्मानित किया है। और ये ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने उस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया जिनमें बोडलियन सक्रिय हैं, जैसे साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, संचार। ये जो बोडलियन है ये ऑक्सफोर्ड में एक लाइब्रेरी है, और इसके थ्रू ही इस अवार्ड को जो है दिया जाता है। इससे पहले अगर इस सम्मान की बात करें तो स्टीफन हॉकिंग्स को दिया जा चुका है। वर्ल्ड वाइड वेब के जनक टिम बर्न्स ली जैसे ख्याति प्राप्त लोगों को ये सम्मान मिल चुका है। अगला सवाल, प्रथम भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान को हाल ही में किस शिखर पर भेजा गया? ऑप्शन है माउंट मकालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कॉमेट, माउंट हरदोल। सही जवाब ऑप्शन ए
माउंट मकालू। माउंट मकालू जो कि दुनिया में माना जाता है कि वन ऑफ द टफेस्ट, ये एक पर्वतारोहण करने की एक चोटी है। वहाँ पे भारतीय सेना को भेजा गया है कि वो वहाँ पे पर्वतारोहण करे, जो कि 8485 मीटर लंबी है। ये माउंट एवरेस्ट से ईस्ट में ये माउंट मकालू है, और जहाँ पे वो रवाना हो चुके हैं, और अभी देखना होगा कि वो कितने दिनों में इसकी चढ़ाई को पूरी कर पाते हैं। किस यूरोपीय देश ने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन है चिली, स्पेन, क्रोएशिया, बेल्जियम। सही जवाब ऑप्शन सी, क्रोएशिया। रामनाथ कोविंद अभी क्रोएशिया के साथ साथ बोलीविया और चिली के 8 दिवसीय इन 3 देशों की यात्रा में है, और जो कि क्रोएशिया जो है ये है यूरोपियन देश की ये कंट्री है, यूरोपियन श्रृंखला की है। वहीं बोलीविया और चिली जो है ये है साउथ अमेरिका में ये एस्टेब्लिश्ड, वहाँ पे है ये देश। उनको क्रोएशिया में द किंग ऑफ टॉमिस्लाव से सम्मानित किया गया। यह यात्रा भारत और इन 3 देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए की जा रही है। अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं तो आप देख रहे हैं ये जो यूरोपियन क्षेत्र है वहाँ पे ये क्रोएशिया का क्षेत्र है, और यहाँ से ठीक बाद वो साउथ अमेरिका में आएंगे, जहाँ पे वो बोलीविया जाएंगे, और ये पार्ट है चिले का, फिर वो चिले जाएंगे। तो ये इंडिया और इन सारे देशों की किस तरह से एक रिलेशनशिप अच्छा हो, द्विपक्षीय संबंध और स्ट्रांग हो, उसके लिए प्रेसिडेंट ये यात्रा कर रहे हैं। अगला सवाल, किस युवा भारतीय जोड़ी ने ताइपे में चल रही 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है अश्विन प्रसाद, कीर्ति सिंह, मनु भाकर, सौरभ चौधरी, अनीता वर्मा, मनु भाकर, विवेक कौशिक। सही जवाब ऑप्शन बी, मनु भाकर और सौरभ चौधरी। इन्होंने अभी जो ताइपे में चल रहा है 12वां एशियन एयरगन चैंपियंस, उन्होंने 10 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि अपना एक नया रिकॉर्ड भी वहाँ पे बनाया। तो ये भारत के जो एयर पिस्टल में, जहाँ पे हम लोग हिस्टोरिकली हम लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ओलंपिक में भी इसमें हमारे मेडल आए हुए हैं। तो अभी जो नए जनरेशन आ रहे हैं वो इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में जब हम लोग ओलंपिक में परफॉर्मेंस करेंगे तो वहाँ से ठीक ठाक मेडल आने की उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है ये सेगमेंट। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे, जहाँ पर मैंने आपसे जो पूछा था उसका जवाब देखेंगे और फिर आपके लिए एक सवाल भी रखेंगे। मैंने पूछा था अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस थे हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, कुश्ती। सही जवाब ऑप्शन ए, हॉकी। अभी अजलान शाह जो कप है ये फिलहाल भारत में अभी चल रहा है, और अभी इसका विजेता कौन है, क्योंकि अभी ये खेल चल रहा है, तो जब विजेता जो होंगे मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और अब एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र के उत्कृष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है? ऑप्शन है कंप्यूटर विज्ञान, साहित्य, खेल, फिल्म। आपके जवाब का हमारे कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। साथ ही अपने फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और देखते रहें जागरणजोश.com।